बाद से एक और फोन है। इस बार डायरेक्टर जनरल ख्वाजा शाहिद हुसैन लाइन पर थे। उन्होंने हस्ब मामूल बड़े नर्म लहजे में पूछा, भाई सभी जिक्र फैज़ की कितनी किस्तें शाये हो चुकी हैं? हमने बता दिया। बोले, मेरा ख्याल है इतना काफ़ी, अब इसे बंद कर दें। हम जानते थे कि ये उनका ख्याल नहीं था, बल्कि मिनिस्टर साहब का हुक्म था, मगर वो आदमी शरीफ थे, इसलिए हमने नहायत सादमंदी के साथ सिर्फ इतना कहा, जी बेहतर, अगर पर्चा प्रेस में जा चुका हो तो उसमें से ये मजमून निकलवा दें। उन्होंने ताकीद की। इसका असल में ये था कि सरकारी दफातर में हर काम थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, और इस चक्कर में बहुत से ऐसे काम जिनके लिए फौरी कार्रवाई की ज़रूरत होती है या तो होने से रह जाते हैं या फिर उनमें खासी देर लग जाती है, जिसके नताइज नापसंदीदा भी हो सकते हैं। मिनिस्टर साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी को एक तरफ तो दफ्तरी प्रोटोकॉल का ख्याल था और दूसरी तरफ यह अंदेशा भी था कि अगर वजीर साहब के अहकामात पर फौरी अमल नहीं हो सका तो शायद खुद उन्हें भी उनके इताब का निशाना बनना पड़े। हम चूँकि इस मामले में मैन ऑन द स्पॉट की हैसियत रखते थे, इसलिए उन्होंने सबसे पहले हमें ही फ़ोन किया ताकि हम फ़ौरन ज़रूरी कार्रवाई कर लें और उन पर कोई आँच ना आने पाए। लेकिन उन्हें इसका भी ख्याल था कि दफ्तरी आदाब के मुताबिक मिनिस्टर के अहकामात तो महकमा के सरबराह यानी डायरेक्टर जनरल को पहुँचाने चाहिए। चुनांचे उन्होंने हमसे बात करने के बाद उसी वक्त डायरेक्टर जनरल को भी फ़ोन किया, मगर उन्हें ये नहीं बताया कि वो ये अहकामात हमें पहले ही पहुँचा चुके हैं। मेरे वालिद का इंतकाल 1981 में हुआ, 33 साल हो गए। उसके बाद से हमारे लिए वो वाकई पिता समान थे। वो हम 6 भाई बहनों में सबसे बड़े थे, बल्कि वो अपने ननियाल और ददियाल में सबसे बड़े थे, यानी सारे कज़न उनसे छोटे थे। तो सब उनको सभी भाई कहते थे, यानी वो जगत भैया थे। अदब का और लिखने का शौक़ उनको अपनी यानी स्कूल के ज़माने से था। 1951 में उन्होंने NJV से मैट्रिक किया और वो उस ज़माने से शॉर्ट स्टोरीज़ और अफसाने लिखा करते थे। और उस ज़माने का उनका एक अफसाना टाई की मुसीबत के नाम से लिखा उन्होंने, जो 1957 में स्टेज पर वो किसान ने उसको ड्रामाई तश्कील देकर के डॉक्टर लीप ने उसको पेश किया। और उस ड्रामे में उन्होंने जिस कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया बतौर हीरोइन, वो बाद में पाकिस्तानी फिल्मों की भी मकबूल हीरोइन रही, साबरा सुल्ताना। सबीह मोहसिन ने बज़ोर कलम न सिर्फ अपने ख़ानदान, अपना पाकिस्तान, बल्कि बिहार में वाक़े अपने आबाई गांव दिसना का नाम भी रोशन किया। नाम में वो दिसनवी का लाहिका नहीं इस्तेमाल करते थे, लेकिन दिसनवी के कलमी नाम से एक कॉलम रेडियो पे तबसरे और मशवरे डॉन में लिखा करते थे, और यही खुफिया कलमी नाम उन्हें इंजीनियरिंग के शोबे से सहाफ़त की मसनद पर मुस्तनद कर गया। इस कहानी की तफसीर में आगे चलकर बयान करूंगा। सभी भाई को जर्नलिज्म बहुत फैसिनेट करता था। वो साइंस के तालिब इल्म थे, लेकिन सहाफत के गली कूचे उन्हें मकनातीस की तरह खींचते थे। स्कूल के मैगजीन में मजमून लिख रहे हैं, इमरोज अखबार में बच्चों की कहानी, मजीद लाहौरी के नमकदान में कार्टून, और सबसे बढ़कर उन्हें रेडियो स्टेशन और रेडियो का डिब्बा तो वो नीलाम से खरीद लाए, जो घुंडी घुमाने से कम चलता था और ठोके मारने से ज्यादा। सबीह मोहसिन 26 नवंबर 1934 को सब्जी बाग पटना सूबा बिहार में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अलेक्जेंड्रिया जहांगीरिया हाई स्कूल भोपाल में हुई। 1950 में उन्होंने NJV स्कूल कराची से मैट्रिक का इम्तहान फर्स्ट डिवीजन में पास किया और DJ साइंस कॉलेज से BSc। घर के सबसे बड़े भाई थे, लिहाजा घरेलू जिम्मेदारियों के सबब बहैसियत रेडियो इंजीनियर की मुलाजमत पकड़ ली, मगर सहाफत का दामन कभी न छोड़ा। अदबी जिंदगी का आगाज स्कूल के ज़माने में एक तंज़ो मज़ाह मजमून से किया। रोज़नामा इमरोज़ में बच्चों के सफ़ात के लिए मज़ामीन लिखे। उनका एक मज़ाहिया ड्रामा माहनामा अल शुजा में शाया हुआ और
پہلا تنزیہ مضمون حاشیے ادبی ماہنامہ افکار میں شائع ہوا۔ ان کے متعدد تنزیہ اور مزاحیہ مضامین ہفت روزہ، لیل و نہار، ماہنامہ ادب لطیف اور روزنامہ جنگ میں شائع ہوئے۔ روزنامہ ڈان میں تاریخی کہانیوں کا ایک سلسلہ ٹیلز فرام ہسٹری شروع کیا جو بہت مقبول ہوا اور کئی سال تک جاری رہا۔ ان کے بے شمار مضامین اور کالم ڈان، مارننگ نیوز اور السٹریٹڈ ویکلی آف پاکستان میں شائع ہوتے رہے۔ اللہ نے انہیں خداداد صلاحیتیں دی۔ دیگر والدین کی طرح ہمارے والدین نے بھی کام کے آدمی بننے کے لیے انہیں انجینئر بننے کا مشورہ دیا، لیکن سبھی بھائی نے کام کے آدمی بننے کے ساتھ ساتھ نام کے آدمی بھی بن کر دکھایا۔ بھائی جان سے میری دور کی رشتہ داری تھی۔ میرے امریکہ منتقل ہونے کے باعث ایک دوری تو جغرافیائی تھی اور دوسری عمر کی فاصلائی، کیونکہ وہ گھر میں سب سے بڑے اور میں سب سے چھوٹا، اور ہمارے درمیان 2 دہائی، 2 بھائی اور 2 بہنوں کا فاصلہ تھا۔ میرے اور افضال بھائی کے صحافت میں قدم رکھنے کی تحریک و ترغیب بھائی جان تھے۔ میرا بھائی جان سے رشتہ بھائی کا تھا، لیکن ان کا برتاؤ باپ جیسا اور بے تکلفی دوستوں والی تھی۔ وہ میرے لیے 3 in 1 تھے۔ ریڈیو میں انجینئرنگ شعبے میں ملازمت کے ساتھ نہ صرف صحافت کی بلکہ 1966 میں ایم اے صحافت کی ڈگری بھی تیسری پوزیشن کے ساتھ حاصل کی۔ 1969 میں ڈیپوٹیشن پر پاکستان اٹامک انرجی کمیشن میں انفارمیشن آفیسر مقرر ہوئے۔ قلمی نام دسنوی ان کا خفیہ نام تھا، کیونکہ وہ کسی کے دباؤ میں آئے بغیر بے لاگ تبصرے اپنے ہی ادارے ریڈیو کی کارکردگی پر لکھا کرتے تھے۔ نئے ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان خواجہ شاہد حسین دسنوی کا کالم شوق سے پڑھتے تھے اور پھر انہوں نے دسنوی کی ڈھونڈیا بھی ڈالی۔ 1973 میں ریڈیو پاکستان پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن یعنی PBC بنا دیا گیا اور سبی محسن کو PBC کے شعبہ مطبوعات کا سربراہ بنا دیا، جس کے لیے وہ بہت پہلے ہی موضوع اور مستحق تھے۔ 1973 میں آہنگ کو تجارتی بنیادوں پر چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں مصنفین اور براڈ کاسٹرز کی ایک میٹنگ بلائی گئی، جس کی صدارت سابق ڈائریکٹر جنرل زیڈ بخاری نے کی۔ میٹنگ میں شعبہ مطبوعات کے سربراہ نے آہنگ کو ایک نیا انداز دینے کی تجویز پیش کی، جسے منظور کر لیا گیا۔ جنوری 1974 سے آہنگ نئے انداز میں چھپنا شروع ہوا۔ اس کا سائز بڑھا دیا گیا۔ سر ورق پر عموماً کسی فنکار کی رنگین تصویر ہوتی ہے اور اندرونی صفحات پر اس کا انٹرویو شائع کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ قارئین کی دلچسپی کو مد نظر رکھ کر تحریریں شائع کی جانے لگیں۔ قارئین نے ان تبدیلیوں کو پسند کیا اور آہنگ کی سرکولیشن کئی گنا بڑھ گئی۔ ارلی 80s میں پاکستان میں اپارٹمنٹس کی تعمیر اور ایک نئی تہذیب کی ابتدا ہوئی۔ سبی محسن نے برمحل ایک ڈرامہ سیریز چمن اپارٹمنٹس لکھی۔ اداکار شکیل، زینت یاسمین اور قاضی واجد نے نمایاں کردار ادا کیے۔ مشہور کامیڈین عمر شریف مرحوم کا یہ پہلا ٹی وی ڈرامہ تھا۔ سیریل دائرے کے لیے ٹی وی ڈرامے لکھے جو قرآنی آیات پر مبنی ہوا کرتے تھے۔ ان کے مزاحیہ تمثیلچوں کا پروگرام 7 رنگ بھی ٹیلی کاسٹ ہوا۔ ایک اور ڈرامائی سلسلہ بات سے بات 1988 میں لکھا اور خاصا مقبول ہوا۔ 1986 میں پین ایم کی فلائٹ کراچی میں ہائی جیک ہوئی۔ سبی محسن نے ایسے انتہائی حساس موضوع پر 1988 میں ایک لانگ پلے فلائٹ 033 لکھا، جس کے پروڈیوسر قاسم جلالی تھے۔ اسے بے انتہا پسند کیا گیا۔ Captain, coffee? Yeah, coffee.
आंखें से सामने देखो। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? सफाफ चढ़ो। सफाफ? सफाफ? सफाफ मेरे रूप में नहीं है। दगा मत। मिस्ट्री फिल्मों के मशहूर राइटर और प्रोड्यूसर अल्फ्रेड हिचकॉक की तरह सबी मोहसिन भी कोई बहुत ही छोटा सा रोल अपने ड्रामों में किया करते थे और इस खेल में भी उन्होंने 30 सेकंड का एक फ्रांसीसी मुसाफिर का रोल अदा किया था। Excuse me, sir. Yes, mademoiselle. Would you mind exchanging your seat with that one? Sorry, mademoiselle. I do not like to change. I always travel in row 21 because 21 is my lucky numero. Oh. सबी मोहसिन 6 किताबों के मुसन्निफ हैं, जिनमें से उनकी आखिरी किताब फिकाहिया कालमों पर मबनी ज़ेरे लब उनकी वफ़ात के बाद उनकी नवासियों ने शाया करवाई। उनके फिकाहिया कालमों का पहला मजमुआ बैनुस्सतूर 1981 में, दूसरी फिकाहिया किताब गर कबूल उफ्तद 1989 में, तमसीलचों पर मबनी किताब तमाशा 1992 में शाया हुई। अमेरिका 2 बार आए अपना सफ़रनामा अमेरिका की तलाश 99 में शाया की। शख्सियात, वाक़यात और ज़ातियात पर मबनी दिलचस्प और शगुफ्ता किताब दास्तां कहते कहते 2006 में शाया हुई। सबी मोहसिन ने अपनी याददाश्तें लिखी, नाम रखा दास्तां कहते कहते। इसमें कोई 18 शख्सियात पर खाके लिखे हैं। अच्छा। मुसन्निफ ने बताया कि प्रोग्रामों में BBC वालों की मदाखलत का जिक्र किया। BBC वाले चाहते थे कि रेडियो पाकिस्तान BBC का 1 घंटे का प्रोग्राम अपने चैनल से नशर करे और उसमें कोई एडिटिंग ना हो। अच्छा। कोई तब्दीली नहीं। ये जब बात पेश हुई तो सभी मोहसिन ने इसकी शदीद मुखालफत की। मतलब वो अपने कंटेंट को सिर्फ रिले के लिए रेडियो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रही है। उसके अंदर मवाद क्या है, पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ हो, पाकिस्तान के वजूद के खिलाफ हो। एग्रीमेंट कर लिया फिर बात खत्म ना। सभी मोहसिन ने बड़े दलाइल पेश किए। बोला अगर हम उनके 1 घंटे पेश करेंगे तो उनको भी हमारे 1 घंटे का प्रोग्राम बगैर एडिट किए पेश करना चाहिए। बात तो बात ही है। हाँ, सबी मोहसिन ने अगस्त 1991 में रेडियो स्टेशन कराची स्टेशन का चार्ज संभाला तो बज़्म तलबा की तरह ड्रामा सेक्शन पर सब पे सुकूत तारी था, सन्नाटा था। कई सालों से 16 बरस से जश्न तमसील नहीं मनाया गया था। अच्छा। और तलबा जो बज़्म तलबा होती थी, हाँ, वो भी 20 साल से नहीं मनाई थी। अच्छा। तो इन्होंने सेक्शन के इंचार्ज से इकबाल जाफरी से पूछा जी कि आप जश्न तमसील के तैयार हैं? उन्हें बोला क्यों नहीं, हम तो हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से तंग आ गए हैं। चुनांचे तय पाया कि नवंबर में जश्न तमसील मनाया जाएगा। 2014 अगस्त की पहली तारीख हम चारों भाइयों में बड़े सभी भाई 80 बरस की उम्र में चलते फिरते, हंसते बोलते, लिखते लिखाते इस दुनिया से चल बसे। मौत के वक्त उनका पूरा कुंबा यानी तीनों बेटियां और बेटा अपनी फैमिली समेत उनके करीब मौजूद थे। अल्लाह उन्हें अपने जवार रहमत में मुकाम अता फरमाए। आमीन।